11th के टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये आपका फाउंडेशन, ये आपका बेस बिल्डअप करती है। फोकस ऑन द कंसेप्ट फर्स्ट, बिकॉज़ कंसेप्ट इज द की। सिलेबस को देखना कहाँ पे, पढ़ना कहाँ से है। आपको किताबों का ढेर जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। और फॉर्मूलाज क्रिएट कैसे होते हैं ना, उस पर ज्यादा फोकस करो। जब आप चेस खेलते हो, चेस की मूव करने से पहले आप ये सोचते हो कि अगर मैं ये मूव करूंगा तो अपोनेंट मेरा क्या मूव करेगा, अगर अपोनेंट की वो मूव आई तो मैं कैसे वर्क करूंगा। तो यू प्री कैलकुलेट दी थिंग्स। अगर आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें लैक कर रहे हो। हेलो एवरीवन, तो क्या आप भी क्लास 11th में हो या ड्रॉपर हो और कंफ्यूज हो कि जेई की जर्नी स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जेई, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो देखिए, अभी मैं आपके कंप्लीट गाइडेंस, एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर द जेई एग्जाम। और ये आपकी पूरी साल भर की जर्नी और ये साल भर की प्लानिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। तो सबसे पहली स्टेप ये है, अंडरस्टैंड योर सिलेबस। अपना सिलेबस समझिए। जब भी आप एग्जाम या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना, सबसे पहले उस एग्जाम का टाइप और उस एग्जाम का सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको साल भर में पढ़ना क्या है, किस चीज पे फोकस करना है, सारी चीजें आपको सबसे पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट कूद नहीं सकते कि आज मैं पहले लेसन से स्टार्ट करूंगा, ये स्टार्ट करूंगा। नो, यू हैव टू हैव अ प्लान, और उसके लिए आपको सिलेबस का जानना बहुत जरूरी है। देखो, तो जेई के सिलेबस में कुछ एक ओवरव्यू टॉपिक अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D, ये कुछ टॉपिक्स है जो मेजर चंक ऑफ द टॉपिक्स है, ये उसमें इंक्लूड होते हैं। फॉर मोर सिलेबस डिटेल डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम दी ऑफिशियल साइट ऑफ एनटीए। एनटीए की ऑफिशियल साइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कौन से लेसन इंक्लूड है, कौन से लेसन इंक्लूड नहीं है। नाउ सिलेबस जान लिया, सिलेबस समझ लिया, अभी सिलेबस को देखना कहाँ पे, पढ़ना कहाँ से है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, चूज अ राइट बुक। आपको किताबों का ढेर जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 10 किताबों से पढ़ के कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज होंगे। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, बेसिक बुक स्टार्ट करो, बुक को कंप्लीट करो, देन मूव टुवर्ड द नेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि स्टार्ट विद योर एनसीईआरटी क्लास 11 12 या स्टेट बुक की टेक्स्ट बुक, जो आपकी स्टेट बुक की टेक्स्ट बुक होगी या 11 12 की टेक्स्ट बुक होगी। यहां से आपकी प्रॉपर थ्योरी कंप्लीट होगी, एक बेस क्रिएट होगा जो आपको चाहिए। और अगेन 11th के टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यह आपका फाउंडेशन, यह आपका बेस बिल्डअप करती है। बिकॉज 11th के बहुत से टॉपिक जेई में डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप द क्लास 11th का सिलेबस। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं ना कि हमको तो 12th ही पढ़ना है, 12th ही इंपॉर्टेंट है, और वो डायरेक्टली 12th पे फोकस शिफ्ट कर लेते हैं, बट वो बेस भूल जाते हैं। विदाउट बेस, विदाउट फाउंडेशन आप ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक कवर नहीं कर सकते। देन आप आरडी शर्मा प्रेफर कर सकते हो और बेसिक्स। तो जो जेई के बेसिक्स होते हैं उसके लिए अच्छी बुक मुझे जो लगती है दैट इज योर आरडी शर्मा, जहां से आप बहुत अच्छे से पूरी थियरी और अगेन बेसिक के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। तो जब वो बुक कंप्लीट हो जाए, देन मूव टुवर्ड दी सिंगेज और अरिहंत फॉर जेई लेवल एग्जाम्स या फॉर जेई लेवल एग्जाम्पल्स। आप सिंगेज या अरिहंत को प्रेफर कर सकते हो एंड सॉल्व पीवाईक्यूज फ्रॉम दी एमटीजी और दिशा पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं। तो बिकॉज ये सारी चीजें होने के बाद पीवाईक्यूज को सॉल्व करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, क्या मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो एक आपका एक स्टार्टिंग पैकेज होगा या एक आपका सीरीज होगा जिसको आप फॉलो करो। सबसे पहला कि एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ो या आपकी जो भी टेक्स्ट बुक होगी बोर्ड्स की, उसके बाद बेसिक कंप्लीट करो फ्रॉम द आरडी शर्मा। फिर बेसिक कंप्लीट होने के बाद जो जेई लेवल के क्वेश्चन है वो आपको सिंगेज अरिहंत से मिल जाएंगे। और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना, कि जो भी आपके पीवाईक्यूज आए हैं उनको प्रॉपर वे प्रैक्टिस करो। नाउ सिलेबस जान लिया, बुक्स देख ली किस बुक से पढ़ना है। अभी आपको पता होना जरूरी है कि फोकस ऑन द कंसेप्ट फर्स्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज द की। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इट इज नॉट लाइक कि आपको एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी का आंसर दो, बिकॉज यहाँ पे आपको कंसेप्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब आप क्वेश्चन रीड करो तो क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको पहली बात तो क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे किस लेसन से क्वेश्चन आया है, किस लेसन से किस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, और उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूलाज। तो थ्योरी को समझो और फॉर्मूलाज क्रिएट कैसे होते हैं ना, उस पर ज्यादा फोकस करो। बिकॉज जब आप फॉर्मूला लर्न करते हो तो एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, बट जब आप फॉर्मूला बिल्ड करना सीखते हो कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो आप एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से बिल्ड कर सकते हो कि अच्छा इस एग्जाम्पल में अगर ये फॉर्मूला लग रहा है, इनडायरेक्ट वे में लग रहा है, तब भी आप वहां पे उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो अगर आप उसका
डेवलपमेंट या आप उसकी बिल्डिंग जानते हो या आप उसका एल्गोरिदम जानते हो कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, फॉर्मूला को जनरेट कैसे किया गया है। तो ना लॉजिक बिहाइंड फॉर्मूलाज ये एक बहुत अंडररेटेड टॉपिक है, अंडररेटेड एक मैं बोलना चाहता हूं थिंग है जो बच्चे नहीं करते। बच्चे सिर्फ फॉर्मूलाज देखते हैं, फॉर्मूलाज लर्न करते हैं, पर वो फॉर्मूला बना कैसे, है ना, कुछ कुछ थ्योरी या कुछ थ्योरम्स होते हैं जो आपने प्रूफ भी किया प्रीवियस क्लासेस में, तो वो प्रूफ जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बना कैसे, वहां से आप बहुत सारे कंसेप्ट को अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, कुछ हिडन ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो उसकी जनरेशन में ही छुपे होते हैं, तो आपको उनके पीछे का लॉजिक जानना बहुत जरूरी है। देन यूज ग्राफ्स, माइंड मैप्स और विजुअलाइजेशंस। तो फॉर्मूला को विजुअलाइज या बहुत सारी चीजें आपको माइंड में ही सॉल्व करनी होगी, तो वहां पे आप विजुअलाइजेशंस को यूज कर सकते हो। हाँ, मैथ्स में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है कि सर ये तो नंबर्स है, नंबर्स को घुमाए कैसे, बट ट्रस्ट मी, ट्राई इट आउट। जब आप फॉर्मूलाज को ज्यादा बार रिपीट करते हो, आप विजुअलाइज करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे करना है, तो इट विल हेल्प यू मोर। देखो मैं एग्जांपल देना चाहूँ पजल का या आपके चेस का। जब आप चेस खेलते हो, चेस की मूव करने से पहले आप ये सोचते हो कि अगर मैं ये मूव करूंगा तो अपोनेंट मेरा क्या मूव करेगा, अगर अपोनेंट की वो मूव आई तो मैं कैसे वर्क करूंगा, तो यू प्री कैलकुलेट दी थिंग्स। सेम चीज आपको एग्जांपल सॉल्व करते वक्त करनी है, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगी। और ये सारी चीजें आपको भी पता है कि ये सारी आप माइंड में करते हो। तो वाइल सॉल्विंग एग्जांपल सॉल्व करने से पहले सोचो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं किस वे से जाऊंगा तो इजीएस्ट वे में मेरा आंसर मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जस्ट फर्स्ट विजुअलाइज, डायरेक्ट जंप करने से पहले अगर आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप उसका यूज एक प्रॉपर वे में कर सकते हो। देन क्रिएट अ फॉर्मूला नोटबुक ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेरिवेशन। तो अगेन वही पॉइंट आता है कि जो डेरिवेशन होते हैं फॉर्मूला के या लॉजिक जो फॉर्मूला के पीछे का होता है, वो जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो इसकी एक छोटी सी बुक बनाओ। और ये बुक आई विल रिकमेंड अपने हाथों से ही बनाओ। एक 100 पेजेस की नोटबुक ले लो, स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको पढ़ाया जाता है उस हिसाब से आप नोटबुक को जनरेट करो, बिकॉज ये आपको लॉन्ग टर्म में जब आप एंड तक पहुंचोगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आई विल रिकमेंड कि खुद से हाथों से ही बनाओ, बिकॉज जब आप रेडीमेड बुक्स लेते हो या रेडीमेड नोटबुक्स लेते हो उसमें फील नहीं आता है ना। जब आप खुद के हाथों से कुछ चीज बनाते हो, है ना, जैसे खुद का घर आप खुद के अगर हाथों से बनाओगे तो आपको उस घर में रहने की बहुत ज्यादा यानी आप फीलिंग एक बहुत ही अलग आती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कोई दूसरा बनाए तब भी फीलिंग आती है, बट उसमें आपकी एक मेहनत भी होती है। तो जब आप खुद से चीजें वर्क करते हो, जब खुद से चीजें लिखते हो, तो ना उसमें फीलिंग, उसमें पढ़ने की इच्छा होती है और वो चीजें आपकी होती है। तो आई विल रिकमेंड कि खुद से वहां पे फॉर्मूला शीट्स बनाओ, फॉर्मूला बुक बनाओ। नाउ प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें लैक कर रहे हो। इट इज सेम एज दैट कि आपने क्रिकेट सीखना है और आपके कोच ने क्रिकेट का एक स्ट्रेट ड्राइव मारना आपको सिखाया। मुझे एक बात बताइए, सिर्फ देखने से क्या आप उस स्ट्रेट ड्राइव को खेलना सीख जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। सो द पॉइंट इज आपको उस स्ट्रेट ड्राइव के लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो आपके टीचर ने आपको एग्जाम्पल पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो उस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए, टॉपर सिर्फ पढ़ने से नहीं, खुद से पढ़ने से जनरेट होते, खुद से पढ़ने से आते हैं। जब वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते, खुद पढ़ने बैठते हैं, तब जाके दे कैन बी अ टॉपर, दे कैन बी ए ARI रैंक 1। तो यहां पे आपको प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, पिक वन टॉपिक एट अ टाइम। तो ज्यादा उसमें भी ना कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। एक टॉपिक पिक करो, उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करो, पहले उस टॉपिक को फिक्स कर लो अपने माइंड में, फिर आगे जाओ। बिकॉज मे बी उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक भी आपका डिपेंड होता ही है। तो जब आप उसको फोकस करके सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको उसकी हेल्प भी मिलती है। तो एक समय पे एक ही टॉपिक लो और एग्जाम्पल्स लो और उसको प्रैक्टिस करो। 1 hour थ्योरी प्लस 1 hour क्वेश्चंस, बिकॉज थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर वक्त थ्योरी को रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तो पहले थोड़ी थ्योरी रीड करो, रीड करने के बाद उसी के एग्जाम्पल सॉल्व करो। तो यहां से क्या होगा, थ्योरी लिया, एग्जाम्पल्स किया, वो टॉपिक आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपको उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ टारगेट 20 to 30 क्वेश्चंस डेली। देखो, मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं बिकॉज आपके दिन भर क्लासेस भी होंगे, आपके अदर सब्जेक्ट्स भी होंगे, बाकी के वर्क्स भी होंगे। तो आपको मिनिमम से मिनिमम 20 से 30 क्वेश्चन उस टॉपिक के डेली प्रैक्टिस करने ही करने हैं। आई विल रिकमेंड कि उससे ज्यादा ही करो, बट अगर आपके पास टाइम जो बचता है उसके हिसाब से 20 to 30 क्वेश्चंस डेली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लास्ट, रिवाइज एवरी वीक एंड टेक मिनी टेस्ट। खुद की टेस्ट लेना भी दो। देखो, क्लासेस में तो टेस्ट होती ही है, बट खुद की भी टेस्ट लो।
एक टाइमर लगाओ, टाइमर लेके आप बैठो और उसने टाइम में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, बिकॉज आपको खुद को रिव्यू करते भी आना चाहिए। और ना वीकली आप एक रिव्यू सेशन रखो खुद का कि आज इस वीक में मैंने कितना सॉल्व किया, इस वीक में मैंने किस तरीके से प्रैक्टिस की, क्या मैंने जो सोचा था वो प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज उसके हिसाब से आप अगले वीक में बढ़ सकते हो। बिकॉज आपका डेटा होना चाहिए। अगर आप सारी चीजें हवा में करोगे ना तो आप खुद को रेगुलेट नहीं कर पाओगे, और खुद को रेगुलेट करने के लिए आपके पास डेटा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके आप खुद को रेगुलेट कर पाओगे, खुद को डिसिप्लिन में रख पाओगे कि मैंने लास्ट वीक कितना पढ़ा था, इस वीक मुझे कितना पढ़ना है। सारी चीजें रिकॉर्ड करके लिखिए, एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए कि आज मैंने इतना घंटा पढ़ाई की है, आज मैंने इतना आवर्स की प्रैक्टिस की है, आज मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, आज मैंने इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन। अगेन सोचने में ऐसा लग रहा है सर ये तो हमको पढ़ना भी है, साथ में नोट्स भी बनानी है, साथ में ये भी चीजें हम करें क्या? इट विल हार्डली टेक यू 10 मिनट्स, और इस 10 मिनट का डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मार्क माय वर्ड्स, जब आप खुद को रेगुलेट करना स्टार्ट करते हो ना, तो आप खुद की कमियां और खुद की अच्छाई भी देखना स्टार्ट करोगे कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूं, किस सब्जेक्ट में नहीं हूं, कहां पे मुझे फोकस करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए। यू विल फाइंड दैट आउट। नाउ द थिंग इज, जो अभी मैंने रेगुलेशन वाला टॉपिक कहा, वहीं से आपका आएगा अवॉइड कॉमन मिस्टेक। अब ये मिस्टेक्स हो कहां पर, ये पता कैसे चलेगा? तो वही रिव्यू करो खुद को। रिव्यू करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक कहां कर रहे हो, किस जगह पे आपकी गलतियां हो रही है। नाउ डोंट स्किप बेसिक्स ऑफ क्लास 11 टॉपिक। जैसे मैंने पहले भी कहा, क्लास 11 के टॉपिक्स और बेसिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करो। अगर ये मिस्टेक आप करोगे, आप कितना भी पढ़ लो, बिकॉज आपके जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगे आप नेक्स्ट लेवल एग्जाम्पल्स तक नहीं पहुंच पाओगे। नाउ डोंट कंपेयर योर स्पीड विद टॉपर्स। टॉपर्स छोड़ो, किसी के साथ भी कंपेयर मत करो। आपकी जर्नी आपको ही करनी है। हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग होता है, हर एक का दिमाग लगाना, हर एक का सोचना अलग होता है, हर एक की प्रैक्टिस टाइमिंग अलग होती है, हर एक का मॉर्निंग उठना, या कोई कोई होता है जो मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट आउल होता है। तो हर एक स्टूडेंट अपने आप में अलग है। तो वो स्टूडेंट 4 बजे तक पढ़ रहा है तो मैं भी 4 बजे तक पढ़ूंगा। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू। मे बी अगर आप रात को जाग सकते हो और मॉर्निंग लेट या मॉर्निंग जल्दी नहीं उठ सकते हो, तो वो करो जो आपके लिए बेहतर है, उसे करो। मेक प्लान अकॉर्डिंग टू यू, नॉट कि उसने वैसे किया, उसको उस वे से पॉसिबिलिटी, उस वे से उसने सक्सेस हासिल की है तो मैं भी उसी वे से करूंगा। नहीं होगा। हर एक का ब्लूप्रिंट अलग होता है, हर एक की जर्नी अलग होती है, तो आपको आपकी जर्नी अपने हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी। सो प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स कि यार उतना तो ज्यादा मार्क्स मिले, मुझे कम मिले। कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को बेहतर करते जाओ, आप आगे ही बढ़ते जाओगे लॉन्ग टर्म में। अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप के ऊपर काम करो, एंड यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। नाउ डोंट इग्नोर पीवाईक्यूज। जैसे मैंने पहले कहा, पीवाईक्यूज को भी रखना। पीवाईक्यूज जो है टॉपिक पूरा प्रैक्टिस होने के बाद एज अ टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज पीवाईक्यू से पता चलता है कि क्वेश्चन की लेवल कैसी होती है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, बाकी सारी चीजें, और नए नए टाइप के क्वेश्चंस भी आपको वहां से दिखते हैं। सो प्लीज डोंट स्किप द पीवाईक्यूज। बच्चे क्या करते हैं, रेफरेंस बुक ले लेते हैं, रेफरेंस बुक से पढ़ लेते हैं और पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते। अगेन द बिगेस्ट मिस्टेक, प्लीज डोंट डू दिस एंड स्टे कंसिस्टेंट। ये शब्द बहुत छोटा है, कंसिस्टेंसी इज द स्मॉलेस्ट वर्ड, बट इसे करने में ना अच्छे अच्छों की हालत पतली हो जाती है। बच्चे अक्सर ना, आपने सुना भी होगा, आपने खुद से एग्जाम्पल दिया भी होगा, सर हम प्लान भी करते हैं बट ना हमसे हो नहीं पाता। होता किसी से नहीं है। जो कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द डेज, डे इन डे आउट, थ्रू आउट द वीक्स, थ्रू आउट द ईयर्स, बस वही है, डिसिप्लिन है, बाकी कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, बिकॉज कभी आपकी पढ़ाई की करने की इच्छा होगी, कभी नहीं होगी, बट स्टिल दिमाग को समझा के कि नहीं भाई पढ़ना है तो है, कुछ भी हो जाए। तो अगर आप उस माइंडसेट से आप बैठते हो तो यू स्टे कंसिस्टेंट। ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट डाउन में आप पूरा शट डाउन कर लो खुद को, पूरी पढ़ाई बंद करो, सारी चीजें बंद कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। फिर माइंड आपको उस लूप में ले जाएगा कि आपको पढ़ना नहीं है, फिर आप पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर 10 दिन के गैप, 15 दिन के गैप, और ये गैप्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज हर दिन बच्चा पढ़ रहा है और आपकी कंपटीशन सिर्फ आपके साथ नहीं है तो बाकियों के साथ भी है। सो आपको कंपीट भले बाहर करना पड़ेगा, बट खुद को तो बेहतर करना पड़ेगा। कंपेयर करके नहीं चलेगा, बट कंपीट अगर करना है तो आगे वालों को जानना भी कहीं ना कहीं जरूरी होता है। सो उस केस में आप 10 दिन की, 15 दिन की गैप देना अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये 15-20 दिन की गैप कब महीनों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है आप खुद नहीं समझ पाते। सो कंसिस्टेंसी एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। आई विल ट्राई कि आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं कि आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो।
सो प्लीज स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। सो यही था आज का वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज शेयर करिए उन स्टूडेंट्स के साथ, उन आपके फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने अभी अभी जस्ट जेई की जर्नी स्टार्ट की है, या जो ड्रॉपर भी है, या जिन्होंने ड्रॉप लिया और वो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर और अच्छे से एक्सेल कर पाऊँ। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद दैट स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।